स्वागत है आपका रेड बुक एस्ट्रोलॉजी की आज की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपनी कुंडली के अंदर कई बार देखते हैं कि कई ऐसे ग्रह होते हैं जो उच्च के होते हैं या अपने घर में बैठे होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, पर उनके फल हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं या उनके रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते और हम लोग एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करते हैं। और कई जगह हम अपनी कुंडली दिखाते हैं या हॉरोस्कोप एनालाइज करवाते हैं, पर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, पर प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ है उस चीज़ को नहीं समझ पाते। आज का जो ये टॉपिक है वो रेड बुक ग्रामर की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने अपनी पिछली जो क्लासेस करी हैं उसके अंदर कोशिश यही करी है कि जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं रखता, वो भी अगर इन वीडियोस को देखता है तो उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए और वो रेड बुक को इजीली समझ पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मसनूई ग्रह। अब बेसिकली मसनूई ग्रह से क्या मतलब है? मसनूई ग्रह से मतलब ये है कि हर ग्रह के रेड बुक के अंदर 2 पार्ट बताए गए हैं। अब उन 2 पार्ट से क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, पक्का ग्रह और मसनूई ग्रह। अब पक्का ग्रह के आगे लिखा है बृहस्पति और बृहस्पति के आगे लिखा है सूर्य और शुक्र। इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठा होगा तो उसके अंदर सूर्य और शुक्र का जो पार्ट है वो मिला हुआ होगा, यानी कि वहां पे सूर्य और शुक्र को भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे कुंडली के किसी भी घर में बैठे हैं तो वहां पे हमें ये समझना होगा कि वहां पे बृहस्पति भी बैठा हुआ है और बृहस्पति के फलों को भी हमें रीड करना होगा और उसी हिसाब से प्रेडिक्शन को देना होगा। अब सपोज कीजिए कि किसी कुंडली के अंदर आपका शुक्र जो है वो उच्च का है। अब उच्च का से स्थिति क्या है? ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कब नीच का होता है। अब हम लोग लाल किताब के अंदर जो कुंडली बनाते हैं वो बेसिकली काल पुरुष पे बेस्ड होती है। अब काल पुरुष की कुंडली के बारे में पहले बता चुका हूं। आपने करना क्या है, देखना कैसे है, आपने अपनी जन्म कुंडली को निकालना है और उसके प्लैनेट को आपने यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो, 8 नंबर हो या 9 नंबर हो, तो उसको आपने हटा देना है और आपने वहां पे ये कंसीडर करना है कि वहां पे एक ही नंबर की राशि है। तो बाकी जो प्लैनेट हैं उन प्लैनेट को उन्हीं जगह पे रहने देना है। ये आपकी काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। इसके अंदर जो लगन है उसके अंदर एक नंबर की राशि आती है, यानी कि मेष लगन ही रहता है। अब सपोज कीजिए एक कुंडली किसी व्यक्ति की ये है। अब ये कुंडली मान लिया कन्या लगन की है और हमें ये चेक करना हो कि इसका सपोज की 6 नंबर कन्या लगन मतलब 6 नंबर की राशि यहाँ पे आएगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे अगर शुक्र बैठा है 12वें घर में तो आप देखेंगे कि ये सिंह राशि में बैठा है और जब इस कुंडली को हम इसमें शिफ्ट करेंगे, रेड बुक कुंडली को तैयार करेंगे, तो ये शुक्र यहाँ पे आके हो जाएगा 12 नंबर की राशि में, यानी कि मीन राशि में। और मीन राशि के अंदर ये आपका शुक्र जो है उच्च का है। यहाँ पे चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, बट आप जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये उच्च का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये उच्च का रिजल्ट देता है, यानी कि इसे कामधेनु गाय कह के पुकारा गया है। ये जो पैसा आदमी को देता है, दौलत शोहरत सब कुछ देता है, पर ये शुक्र आपको कई कुंडली में देखने को मिल जाएगा, पर सबके रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलेंगे। उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसे आप समझते हैं। अब शुक्र जो है उसके मसनूई ग्रह यहाँ पे कौन से हैं? राहु प्लस केतु। अब आपको शुक्र के रिजल्ट देखने के लिए कि शुक्र कुंडली के अंदर कैसा रिजल्ट देगा,
आपको इसके जो मसनूई प्लैनेट हैं, जो इसके पार्ट है राहु और केतु, उन्हें कंसीडर करना होगा। अगर राहु आपका बैठा है 3rd हाउस में, 6th हाउस में और आपका 10th हाउस में, तो बेसिकली इन हाउसेस के अंदर राहु को अच्छा माना गया है। और केतु बैठा है आपका 12th में ही हो या 9th में या 2nd हाउस में, तो इन जगह पे केतु को अच्छा माना गया है। कहने का मतलब यह है कि कुंडली के अंदर राहु और केतु की कंडीशन को हमें देखना होगा। अगर राहु और केतु दोनों ही अच्छी कंडीशन में हैं, तो इस शुक्र के जो उच्च का हो रहा है यहाँ पे, उसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। पर इन दोनों में से राहु और केतु जो इसके मसनूई प्लैनेट हैं, इन दोनों में से अगर दोनों खराब हो रहे होंगे तो इस शुक्र का रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। और अगर एक खराब हो रहा होगा और एक ठीक हो रहा होगा तो रिजल्ट यानी कि 50% मिलेंगे। अब कौन सा ग्रह किस घर में शुभ होता है, किस घर में अशुभ होता है, वो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि प्लैनेट्स की हाउसेस के अंदर क्या पोजीशन रहती है, कब किस घर के अंदर कौन सा ग्रह शुभ फल देता है और किस कंडीशन में अशुभ फल देता है। देखिए प्लैनेट कोई भी हो, वो अशुभ और शुभ फल किस कंडीशन में देगा, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हाउस नंबर 1 में अच्छा है या हाउस नंबर 2 में खराब है, तो 2 में बैठा तो खराब ही देगा और 1 में बैठा तो अच्छा ही देगा। उसके लिए आपको इसके मसनूई जो प्लैनेट है उन्हें भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ग्रामर के हमने और टॉपिक डिस्कस किए हैं पिछली क्लासेस में, उन्हें भी कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जाके आप एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि आपको किसी भी कुंडली को एनालाइज करने के लिए करना क्या होता है कि एक हॉरोस्कोप आपके सामने आई तो सारी की सारी ग्रामर लगानी है, सारे के सारे रूल लगाने हैं। उन सबका पर्पस क्या है कि कुंडली के अंदर जो हमारे 9 प्लैनेट हैं उनके रिजल्ट को फाइंड आउट करना कि उनमें से कौन से ग्रह शुभ स्थिति में और कौन से अशुभ हैं, सारे रूल अप्लाई करने के बाद। और अगर आप ये सही तरह से निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप कुंडली का फलादेश बहुत इजीली कर सकते हैं। और सामने वाले को जब आप सही फलादेश करेंगे तो उसकी रेमेडी भी प्रॉपर बता पाएंगे। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति के मसनूई प्लैनेट कौन से, सूर्य और शुक्र। सूर्य के हैं बुध और गुरु, बुध और शुक्र। चंद्रमा के सूर्य और बृहस्पति, शुक्र के राहु केतु, मंगल शुभ, सूर्य और बुध, मंगल बद, बद माने बुरा, सूर्य और शनि। अब ये मंगल शुभ और मंगल बद क्या है, इस चीज को शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जब कुंडली के अंदर सूर्य और बुध इकट्ठे होंगे या आपस में दृष्टि संबंध से होंगे तो मंगल शुभ गिना जाएगा, यानी कि मंगल अच्छा है। और अगर सूर्य शनि का कहीं टकराव हो रहा होगा दृष्टि से या घरों में या आपका आपस में युति के कारण, तब ये मंगल बद गिना जाएगा। मंगल बद के ऊपर एक पूरा एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि मंगल बद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके ऊपर एक अलग से क्लास होगी, तो उसमें इसको डिटेल में हम समझेंगे। अब इसके बाद बुध, बुध के जो मसनूई प्लैनेट है वो है बृहस्पति और राहु। शनि, शनि के हैं शुक्र और बृहस्पति। अब शनि के भी 2 लिखे हुए हैं, शनि केतु जैसा, अभी केतु जैसा, फिर शनि राहु जैसा। इनमें क्या अंतर है इसके बारे में, यानी कि शनि केतु जैसा शुभ और राहु जैसा अशुभ। अब केतु जैसा कब होगा और राहु जैसा कब होगा, इसके लिए जब शनि का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिटेल समझाया जाएगा। फिलहाल क्योंकि हम मसनूई प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में ही बात करेंगे। केतु जैसा अगर शनि है तो उसके मसनूई होंगे आपका शुक्र और बृहस्पति, और राहु जैसा है तो उसके प्लैनेट होंगे आपका मंगल और बुध। उसके बाद बात आती है राहु की। राहु का भी क्या है, उच्च। अगर उच्च स्थिति में है तो मंगल और शनि। अब राहु उच्च का होता है जब तीसरे घर में हो और छठे घर में। अगर तीसरे घर में राहु है बहुत अच्छा है, सब कुछ देगा, पर उसके लिए आपको इसके मसनूई प्लैनेट आपका मंगल और शनि इसे कंसिडर करना होगा। अगर कुंडली में मंगल शनि भी ठीक हैं तो ये आपको राहु जो उच्च का है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसी 6th हाउस के अंदर भी राहु उच्च का है, उसके लिए भी सेम आपको मंगल और शनि को कंसिडर करना होगा। इसके बाद राहु नीच। राहु नीच का कब होता है, आपका जहां पे उच्च का होता है उसके सेम अपोजिट, यानी कि 9th हाउस में आपका राहु नीच का होता है।
और इधर यहाँ पे 6th हाउस में उच्च का था, तो इसके अपोजिट 12th हाउस में राहु नीच का होता है। तो इन दो कंडीशन में, उच्च की स्थिति में और नीच की स्थिति में, यानी कि अगर राहु उच्च है तो मंगल और शनि, और राहु नीच है तो सूर्य और शनि, इन्हें देखना होगा। अगर राहु नीच है और सूर्य शनि खराब है तो यानी कि राहु बहुत ज्यादा खराब फल देने वाला है। अगर दोनों बहुत अच्छे हैं तो फल कम प्राप्त होंगे खराब, और अगर एक ठीक है और एक खराब है तो यानी कि रिजल्ट आपको 50% मिलेंगे। इसी तरह केतु उच्च का है तो शुक्र और शनि, और केतु नीच का है तो चंद्र और शनि। अब केतु उच्च का कब होता है? केतु आपका 9th हाउस में उच्च का होता है और आपका 12th हाउस में उच्च का होता है, और नीच का कब होता है? 6th हाउस में। तो इसी तरह ये उच्च स्थिति और नीच स्थिति के बारे में इनके जब ग्रहों के अलग अलग सेपरेट टॉपिक आएंगे तो उसमें आपको डिटेल बताया जाएगा कि किसी प्लैनेट को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए कि वो अपना उच्च का फल दे रहा है या नीच का फल दे रहा है, या उस पर किस तरह से दृष्टि प्रभाव आ रहा है। दृष्टि का टॉपिक मैं लास्ट टाइम करा चुका हूं, तो आपको उस वीडियो को भी देखना चाहिए। अब एक चीज और समझते हैं, किसी भी कुंडली के अंदर अगर ये दो मसनूई प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, जैसे अब बात करते हैं बृहस्पति राहु की। अब बृहस्पति राहु अगर कुंडली के अंदर आप यहां देखते हैं तो बृहस्पति राहु का मतलब आप इसे कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे बृहस्पति राहु की जगह बुध बैठा हुआ है, क्योंकि इन दोनों से मिलके बुध बना है। खाली आपको बृहस्पति और राहु को कंसिडर नहीं करना है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, किसी व्यक्ति का गुरु जो है वो पहले घर में है। देखिए यहाँ पे आप जब अपनी कुंडली देखेंगे उसमें राशि कोई भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारी हॉरोस्कोप है वो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड होती है। तो उसके अंदर सब लोगों के लगन अलग अलग होते हैं। जो 12 राशि है, किसी का मेष लगन, किसी का वृषभ, किसी का कन्या, इस तरह। तो आपने उसे कंसिडर नहीं करना है, आपने सिर्फ प्लैनेट को देखना है कि आपका प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा हुआ है। अब अगर यहाँ पे बृहस्पति है तो यहाँ पे बृहस्पति के लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति एजुकेशन जितनी लेगा उतनी तरक्की करेगा। अब एजुकेशन में मतलब क्या है कि ये नहीं है कि सिंपल वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसे कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी ही होगी। और अगर वो प्रोफेशनल डिग्री ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है तो उसे सफलता 4 गुना मिलेगी। अब यही बृहस्पति अगर यहाँ पे आ जाता है तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। क्यों होती है? बृहस्पति के मसनूई कौन कौन से हैं? सूर्य और शुक्र। अब कई कुंडली ऐसे देखी हैं कि बृहस्पति पहले घर में है, बंदे ने एमबीए किया हुआ है पर कर कुछ नहीं रहा है, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन ले ली, प्रोफेशनल डिग्री ले ली, पर जीवन में सफलता नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली? इस बात का आंसर उसे कहीं नहीं मिल पाया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग इसके मसनूई पार्ट को कंसिडर नहीं करते। अब बृहस्पति तो यहाँ पे है और सूर्य यहाँ 6th हाउस में है और शुक्र बैठा है 8th हाउस में। अब सूर्य 6th हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है और शुक्र 8th हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, यानी कि ये भी खराब हो गया और ये भी खराब हो गया। तो जब ये दोनों खराब हो गए तो ये ऑटोमेटिकली ही खराब गिना जाएगा, यानी कि आप प्रोफेशनल डिग्री भी ले लेंगे उसके बाद भी ये रिजल्ट जो देने चाहिए वो नहीं देगा। इसी कारण इस व्यक्ति ने एमबीए करने के बाद भी आपका अपनी पढ़ाई वह यूज नहीं किया और उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर पाया। इसी के साथ एक एग्जांपल और लेते हैं, चंद्रमा। अब लाल किताब के अंदर 4थे घर के अंदर चंद्रमा को बहुत अच्छी कंडीशन में माना गया है कि आदमी जितना खर्च करेगा उतना ज्यादा कमाएगा। पर ये सब कंडीशन कब अप्लाई होती हैं? जब इनके मसनूई पार्ट को हम चेक कर लेते हैं। मसनूई पार्ट कौन सा? सूर्य और बृहस्पति। अब मान लिया बृहस्पति हो आपका 10th हाउस में और सूर्य है आपका 6th हाउस में, तो यहाँ पे बृहस्पति भी खराब हो गया और सूर्य भी खराब हो गया।
तो इस चंद्रमा के रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कुंडली के अंदर कहीं भी बृहस्पति और राहु की युति देखते हैं कि और भी कई प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी युति को बहुत ज्यादा खराब बताया गया है। अब एग्जांपल बृहस्पति राहु का लेते हैं कि कुंडली में कहीं भी बृहस्पति राहु बैठ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, जैसे बृहस्पति और राहु। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आके पूछता है कि मैं अपना कोई कोचिंग सेंटर चलाना चाहता हूँ तो क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, अब उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब कंसिडर करते हैं तो इस योग को काफी खराब मानते हैं। क्यों मानते हैं कि कोचिंग सेंटर क्या हो गया कि आपको ज्ञान देना। अब ज्ञान देने के लिए आपको कंसिडर करना होता है बृहस्पति को, कि बृहस्पति ग्रह की पोजीशन क्या है। कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है तो आप ये काम कर सकते हैं। जब बृहस्पति के साथ राहु आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग कह देते हैं कि आपको ये काम बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देगा। पर हमने कई कुंडली ऐसी देखी जिसके अंदर बृहस्पति और राहु की युति थी और वो व्यक्ति एक सफल कोचिंग सेंटर चला रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। पर क्यों? अब उसके पीछे का रीजन क्या था कि कुंडली में बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं, बृहस्पति खराब है और वो कोचिंग सेंटर चला रहा है, बहुत से रेट दे रहा है। अगर हमने उसे बोल दिया कि आप तो चला ही नहीं सकते, वो कहेगा भाई साहब मुझे तो 5 साल हो गए कोचिंग सेंटर चलाते हुए और मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो वो सब चीजों का जो आंसर है वो मिलता है इसके मसनी प्लैनेट से। तो ये जो टॉपिक है ग्रामर का, इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आप जब फलादेश करते हैं और फलादेश करते हुए सामने वाला आपको अगर ये कहते हैं कि साहब आप तो गलत बोल रहे हैं, तो आपको जब तक कमी कहाँ है, एस्ट्रोलॉजी में कमी नहीं है, कमी ये है कि हम कुछ चीजों को प्रॉपर चेक नहीं कर पाते हैं। ग्रामर के रूल को जब तक आप प्रॉपर अप्लाई नहीं करते तब तक आप सही फलादेश नहीं कर सकते। अब इस चीज को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मसनवी प्लैनेट का एक फायदा और है कि लाल किताब बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर है वो है अपनी रेमेडीज की वजह से। आज की डेट में 99% एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और रेमेडी बताते हैं लाल किताब की। तो देखा कि कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब है, रेमेडी बता दी कि आप जो है धर्म स्थान में पीपल लगवाएं, ये करें या वो करें। अब ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे हो गया कि आप डॉक्टर तो एलोपैथी के हैं और रेमेडी बता रहे हैं आयुर्वेद की, या डॉक्टर आयुर्वेद के हैं और रेमेडी बता दी एलोपैथी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो रेमेडीज हैं वो काफी पुरानी हैं और उसके अंदर बेसिकली मंत्रों वगैरह को उच्चारण को प्राथमिकता दी गई है, जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। और लाल किताब वो आज के समय में कोई भी व्यक्ति कम खर्चे के अंदर, या आप ये कह लो कि ना के बराबर खर्चे के अंदर रेमेडी कर सकता है। जैसे 8वें घर के अंदर बृहस्पति है, बृहस्पति वैसे अच्छा है पर उसे और अच्छा करने के लिए या उसका फल किसी भी तरह से खराब हो रहा हो तो उसके लिए बताया गया है कि शमशान के अंदर पीपल लगा दें। अब शमशान या किसी वीरान जगह में, क्योंकि 8वां घर शमशान कहा गया, मौत का घर कहा गया है, मृत्यु का स्थान कहा गया है, वहां पे बैठा हुआ बृहस्पति शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ग्रह को अच्छा समझना, खराब समझना, उसके पीछे का लॉजिक ये रहता है कि आप ग्रह को सही से आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी प्रॉपर रेमेडी सामने वाले को बता सकें और उसकी समस्या का समाधान कर सकें। और अगर आप, क्योंकि फलादेश तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी पंडित के पास गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, वो वैदिक का है या आपका जैमिनी का है या नाडी का है या और केपी एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, तो वो आपको फलादेश तो सही कर देगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के सारे पैटर्न ही बहुत अच्छे हैं। पर फाइनली क्या है, वो कहते हैं जी कंक्लूजन क्या है, रेमेडीज क्या है, ठीक कैसे होगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक कर लिया, फाइनली आप कहते हैं डॉक्टर की दवाई अच्छी दी, ये डॉक्टर अच्छा, इसकी दवाई लग गई। दवाई लगने से मतलब ये है कि उसने आपकी बीमारी को पकड़ लिया और सही प्रॉपर दवाई लिख दी, डॉक्टर अच्छा है। तो सामने वालों को इससे मतलब नहीं है कि आप लाल किताब जानते हैं या आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या आप केपी जानते हैं। सामने वाले को तो सिर्फ से मतलब है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर दें, कि समस्या क्या है और उसका
सॉल्यूशन क्या है। इस टॉपिक का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ग्रहों को आइडेंटिफाई करना और उसकी रेमेडी करना। अब कैसे, ये शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी प्लैनेट है, हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा के दो प्लैनेट हैं, सूर्य और बृहस्पति। अब चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ के, किसी भी घर में बैठ के अच्छे फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है, उसके लिए लाल किताब के अंदर घरों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सामान्य कुछ रूल बताए गए हैं कि आप बिना कुंडली देखे भी घरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि सामने वाला कह रहा है कि मैं इस वक्त मन से बहुत परेशान हूं, डिप्रेशन वाली स्थिति है और लिक्विड कैश या कैश की समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप सीधा कुंडली में आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब हो रहा है। अब कुंडली है तो ठीक है, चंद्रमा अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए आपको कुंडली में क्या देखना है कि चंद्रमा किस भी घर में बैठा है, पर साथ में देखना है कि सूर्य और बृहस्पति ये किस घर में बैठे हैं। जब ये आगे क्लास में बताऊंगा कि बृहस्पति किन घरों में अच्छा है और किस कंडीशन में अच्छा है, और सूर्य किन घरों में अच्छा है और किन कंडीशन में अच्छा है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का आपने नाम सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती है। उसमें करते क्या है कि आपने किसी व्यक्ति को मेंबर बनाया और मेंबर बनाने के बाद उसने आगे दो मेंबर बना दिए। अब जो आपका बॉस होता है या जो नेटवर्क मार्केटिंग का हेड होता है वो क्या करता है कि इसने बना दिया, इसने तो ज्वाइन कर लिया, अब आपने मीटिंग किसके साथ करनी है, इनके साथ करनी है मीटिंग आगे की या इनके साथ करनी है। तो वो लोग मीटिंग करते हैं आगे जो आपने दो बनाए हैं इनके साथ, ताकि ये अपने आगे और लोगों को जोड़ पाए और ये नेटवर्क बिल्ड हो पाए। इसी तरह इस सिस्टम के अंदर आपने चंद्रमा के इन दो मसनूई को चेक करना है कि सूर्य किस पोजीशन में है और बृहस्पति किस पोजीशन में है। चंद्रमा जहां बैठा है उसकी भी रेमेडी देखनी है और साथ में सूर्य और बृहस्पति को भी ठीक करना है, तभी आप चंद्रमा के पूरे फल प्राप्त कर पाएंगे या उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे जो चंद्रमा की वजह से आ रही है। अब आप इस कंडीशन में ये भी देख सकते हैं कि सूर्य के जो मसनूई है वो कौन कौन से हैं। सूर्य के हैं बुध और शुक्र, और बृहस्पति के हैं आपका सूर्य और शुक्र। तो आपने सूर्य ठीक है नहीं ठीक, चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको इन दोनों को देखना है, सूर्य बृहस्पति को। पर सूर्य ठीक है या नहीं है उसके लिए इसकी भी तो मसनूई को चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह इस नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस ग्रामर के रूल को नहीं समझते हैं या अप्लाई नहीं करते हैं तो आप सही फलादेश नहीं कर सकते और ग्रहों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए ये ग्रह बहुत जो आपका रूल है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट को आपको प्रॉपर समझना जरूरी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा किस्मत का ग्रह। अब किस्मत का जो ग्रह है वो क्या चीज है कि दोस्तों कई लोग आपने देखे होंगे कि जीवन के अंदर कुंडली कई लोगों की मिलती है कि साहब 4 ग्रह इसके उठ के बैठे हैं, 4 ग्रह उसके बैठे हुए हैं, पर वो सही रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हर एक कुंडली के अंदर एक प्लैनेट ऐसा होता है जो आपकी किस्मत का ग्रह होता है और उस किस्मत के ग्रह को कई लोग बाय डिफॉल्ट जाने जाने पकड़ लेते हैं या उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं शुरू जीवन में, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो। और कई लोग आपका अपने किस्मत के ग्रह को पता नहीं कर पाते या काम किसी और लाइन का पकड़ लेते हैं। अब मान लिया किस्मत का ग्रह है बृहस्पति, किसी का निकल के आया कुंडली में, वो कैसे निकल के आता है वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। किस्मत का ग्रह किसी भी कुंडली में कैसे निकला जाता है। अब बृहस्पति है, बृहस्पति कहता है कि आपने, बृहस्पति है शिक्षा, बृहस्पति है एजुकेशन। अब आपने एजुकेशन के थ्रू जो है पैसा कमाना है। अब आपने काम कर लिया शनि के अकॉर्डिंग, काम कर लिया शुक्र के अकॉर्डिंग, तो आपके कुंडली के और जो योग हैं उनके अकॉर्डिंग आप पैसा तो कमा सकते हैं,
पर कई बार हमें लगता है कि जितनी सफलता हमें प्राप्त करनी चाहिए थी उतनी सफलता हम प्राप्त जीवन में नहीं कर पाए। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि जिस प्लैनेट को हमें पकड़ना चाहिए था उसको ना पकड़ के हमने किसी और प्लैनेट को पकड़ लिया। या आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि दिल्ली जाने के आपके शहर से 4 रास्ते हैं और एक रास्ता है वो आपका 150 किलोमीटर शो करता है और एक करता है आपका 250। तो आपने 250 वाले को पकड़ लिया तो दिल्ली तो दोनों रास्तों से पहुंचेंगे, पर एक पहुंचाएगा आपका 6 घंटे में और दूसरा पहुंचाएगा आपका 3 घंटे में। तो ये फर्क आ जाता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट आपका वीडियो अपलोड होगा किस्मत के ग्रह, उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि उसको समझने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप जीवन के अंदर अगर सफलता जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं प्राप्त कर पाए तो उसके पीछे का रीजन क्या है। और कई बार आपने लोग देखा होगा कि अपनी उम्र में कई बार काम चेंज करते हैं और कई बार वो 40, 45, 50 साल की उम्र में जाके ऐसे काम को पकड़ते हैं कि वो बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ही पकड़ लें, अपने किस्मत के ग्रह के अकॉर्डिंग काम कर लें तो वो सफलता उन्हें 4 गुना मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इसके संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिख सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ नमस्कार।